मैं कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें वो अकाउंटेंसी का है, साझेदारी फर्म का विघटन, साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। यह ग्रुप ए के लास्ट लेसन यानी 8वां लेसन जो है उससे उसी का ऑब्जेक्टिव है, जो लगभग 60 से 65 इसमें ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेसन है। इस लेसन से बीपीएससी में और 12th एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो हम आपको इसमें ये बताएंगे कि इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को कैसे याद किया जाता है। और आपको विशेष जानकारी दे दें, यह इतना महत्वपूर्ण है जिसका शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन इससे और प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इस लेसन को हम लोग बड़ी ध्यानपूर्वक से देखेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन अगर है, देखते हैं तो वसूली खाता होता है। वसूली खाता कौन सा खाता होता है? व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता? तो जी, नाम मात्र खाता। और देखेंगे तो 15, 18, 21 और 23 लगभग सेशनों में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसमें वसूली खाता गलत, पूंजी खाता गलत, चालू खाता गलत, ऋण खाता डी विकल्प में चले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? तो फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को वसूली व्यय कहा जाता है। वसूली व्यय कहा जाता है। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को वसूली व्यय कहा जाता है। साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है। साझेदारों के द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन जो किया जाता है, ऐच्छिक समापन किया जाता है, तो इसे बहुमत के आधार पर 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, 1/2 सदस्यों के निर्णय पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जनरली इसका आंसर डी में चले जाए, इनमें से कोई नहीं। तो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्म के विघटन पर। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। फर्म के विक्रय पर अलिखित संपत्ति से विक्रय की राशि को वसूली खाता में क्रेडिट किया जाता है। वसूली के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। वसूली के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है। ए विकल्प में चले जाएं। एक साझेदारी फर्म के विघटन पर यदि एक साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूल व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान तो ऐसे व्यय को साझेदारों के पूंजी खाता में, साझेदारों के पूंजी खाता में यह भुगतान किया जाता है। अगले हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा बता रहा है, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को नाम किया जाता है। यह व्यय नाम होंगे। यह व्यय कौन खाता में नाम होगा? तो साझेदारों के पूंजी खाता में। यदि जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय, तो इस साझेदारों के पूंजी खाता में यह नाम हो जाएगा। यह जो है 8 का बी आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं। जब गैर अभिलिखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। तो किस खाते में दर्शाएंगे? वसूली खाता के नाम पक्ष में? जी नहीं। वसूली खाता के बैंक खाता के नाम पक्ष में, वसूली खाता के जमा पक्ष में। तो इसका आंसर, सही आंसर जिसका होगा, यही सी विकल्प हो जाएगा, वसूली खाता के जमा पक्ष में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान जब भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे वसूली खाता के नाम में, बैंक खाता के नाम में, वसूली खाता के जमा में, बैंक खाता के जमा में। गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान वसूली खाता के नाम पक्ष में किया जाता है। वसूली खाता के नाम पक्ष में किया जाता है। तो इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। वसूली खाता, पूंजी खाता, बैंक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण साझेदारों के पूंजी खाता में किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्म के विघटन पर
साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं बैंक खाता के माध्यम से। इस 12 का जो आंसर हो जाएगा वह सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि वसूली खाता के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि इसके फर्म के विघटन पर साझेदार के जो पूंजी खाता दिखेगा जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट भाग में टू कैश या टू बैंक के माध्यम से उसे बंद किया जाता है, तो यह इस माध्यम से बंद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी वसूली लाभ या हानि है? यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 50,000, कुल संपत्ति 60,000, कुल दायित्व 20,000, वसूली के खर्च 2,000 हैं, तो वसूली पर लाभ हानि क्या होगा? तो संपत्ति के बिक्री से 50 और यहाँ पर हो जाएगा दायित्व का भुगतान 20 और वसूली खर्च, तो यहाँ पर 60 और 20। तो आप ऐसे कर लें, इसको बनाते समय रियलाइजेशन के डेबिट भाग में कितना हो जाएगा 60,000, कुल संपत्ति, दायित्व का भुगतान 20,000 और 2,000 वसूली खर्च। तो इस हिसाब से अगर तीनों को हम ऐड करते हैं तो यह हमारा 82,000 का डेबिट अमाउंट दिखाता है। क्रेडिट में अगर जाते हैं तो दायित्व 20,000 और 50,000 का ये हो गया, तो यहाँ क्रेडिट में 72,000 हो जाता है। इस हिसाब से दोनों का डिफरेंस लगभग 70,000 हो जाता है, तो डिफरेंस 12,000 का लॉस होगा। तो अगर ए विकल्प हो तो बेहतर है, इसमें ए विकल्प हो जाएगा, 13 का ए आंसर हो जाएगा। अगर निम्न में से कुल संपत्तियां रोकड़ को छोड़कर क्या होगी? यदि लेनदार 15,000, साझेदार का ऋण 10,000, साझेदार की पूंजी 40,000 और रोकड़ 5,000 है, तो यहाँ पर कुल संपत्तियाँ क्या होगी? तो कुल संपत्ति में हो जाएगा लेनदार, ऋण, साझेदार की पूंजी, इन सबको जोड़ दीजिए, 15, 10, 25 और 25 और 40, यहाँ पर हो जाएगा 65। 15, 10, 25 पार्टनर्स लेनदार और पार्टनर्स लोन जोड़ दें और पूंजी जोड़ दें 40 और 15, 55, 10, 65,000 रुपया, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। अगर देखा जाए तो कुल संपत्तियां रोकड़ को छोड़कर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 65 में से 5,000 तो 60,000, ए विकल्प यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का ए होगा, क्योंकि 65,000 में से आपको 5,000 कैश को छोड़ना होगा, तो यह बन के कितना हो गया 60, इसलिए इसका आंसर बी ना हो करके ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप यह वीडियो देख रहे हैं और यह देखने के बाद कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नहीं किए हैं वो कर लें, और 12th के जो भी बच्चे हैं वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदे का चीज़ है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे। साझेदारी फर्म के समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। साझेदारी फर्म के समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है, तो साझेदार के पूंजी खाता में जी नहीं, साझेदार के वसूली खाता के डेबिट पक्ष में जी, सी विकल्प में चले जाएं। सी विकल्प में इसका आंसर 15 का सी हो जाएगा। साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है साझेदार के पूंजी खाता में, वसूली खाता में, रोकड़ खाता में या साझेदारों के ऋण खाता में। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है, तो कृत्रिम संपत्ति जाता है साझेदारों के पूंजी खाता में। ए विकल्प पर चले जाएं, इसका आंसर ए विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो ये देखा जाए, जो एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1,500 रुपया समापन व्यय का भुगतान किया, कौन सा खाता डेबिट होगा? तो समापन व्यय का अगर भुगतान होता है तो एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1,500 रुपये का, तो रोकड़ खाता, वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता या लाभ हानि खाता में। तो एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1,500 समापन व्यय का, तो कौन सा खाता डेबिट होगा? तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता। तो यहाँ आंसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वसूली खाता से वसूली खाता के डेबिट भाग में होगा, सही है, ये बी विकल्प हो जाएगा। साझेदारों द्वारा वसूली व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी लेने का पर क्रेडिट क्या है? साझेदारों द्वारा वसूली व्यय के भुगतान की, तो वसूली खाता में, रोकड़ खाता में, साझेदारों के पूंजी खाता में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का देखिएगा, अगर
साझेदार द्वारा वसूली व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाता में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि कुल संपत्ति 325 हो और कुल बाह्य लेनदार 45 हो तो साझेदारों की कुल पूंजी क्या होगी? तो कुल संपत्ति 325 और दायित्व हो गया 45, तो साझेदारों की कुल पूंजी घटा दीजिए। इस 325 में से 45 को घटा दीजिए, तो 325 में से 45 घटा देंगे तो 280। आंसर देख लीजिए, अगर 280 है तो सही है। 19 का आपका आंसर बी हो जाएगा। जब सभी साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? सभी साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का, देख रहे हैं 21 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। न्यायालय द्वारा, अनिवार्य, संयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अनिवार्य समापन इसका आंसर हो जाएगा, अनिवार्य समापन। इसके बाद फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा? वसूली खाता, साझेदार का पूंजी खाता, रोकड़ खाता या साझेदार का ऋण खाता? तो फर्म के समापन सबसे अंत में रोकड़ खाता बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? रोकड़ खाता बनाना चाहिए। फर्म के अंत समापन पर सबसे अंत में रोकड़ खाता बनाना चाहिए। इसके बाद है फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है तो रोकड़ को छोड़कर सभी संपत्तियों से, फर्म के सभी बाह्य दायित्वों से, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से, किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्ति से। तो फर्म के समापन की दशा में वसूली खाता को डेबिट किया जाता है, तो फर्म के समय वसूली खाता को रोकड़ को छोड़कर सभी संपत्तियों को, ये सही है। फर्म के सभी बाह्य दायित्वों से गलत। तो ये पहला विकल्प जो है ये आंसर 22 का पहला विकल्प हो जाएगा। 22 का जो पहला आंसर है वह इसमें आंसर ए हो जाएगा, रोकड़ को छोड़कर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं 23 नंबर। फर्म के समापन की दशा में फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है। तो फर्म के समापन की दशा में किसे तो दिया गया है, तो साझेदारों को फर्म के समापन संपत्तियों के विक्रय से जो प्राप्त राशि वो सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है। साझेदारों को पूंजी खाता का, साझेदारों द्वारा फर्म के ऋण का, साझेदार के अतिरिक्त पूंजी का या बाहरी लेनदारों का। तो आप आंसर डी में चले जाएं। इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाता है, बाहरी लेनदारों का भुगतान किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरित किया जाता है। वसूली खाता में, पूंजी खाता में, देनदार खाता में या इनमें से कोई नहीं। एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान हस्तांतरित किया जाता है, तो वसूली खाता के इसको क्रेडिट भाग में हस्तांतरित किया जाता है। ए विकल्प में चले जाएं। समापन की दशा में यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो किस खाते को डेबिट करते हैं? तो फर्म की समापन की दशा में कोई साझेदार दायित्व का भुगतान करता है तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? तो वसूली खाता को। तो आंसर इसका हो जाएगा 25 का आंसर बी विकल्प हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं। फर्म के समापन की दशा में अलिखित संपत्ति की विक्रय से की राशि को क्रेडिट किया जाता है, तो वसूली खाता के क्रेडिट भाग में लिखा जाता है। तो इसे हम लोग वसूली खाता के क्रेडिट भाग में लिखते हैं। आंसर सी हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय कहाँ दिखाया जाता है? तो रोकड़ खाते में, रोकड़ खाते में, यानी 27 का बी आंसर हो जाएगा। एक अलिखित संपत्ति 12,000 की थी जिसे साझेदार ने 10,500 में लिया। साझेदार का खाता डेबिट किया जाता है, तो कितने से? तो 12,000 की संपत्ति थी, एक साझेदार ने उसे 10,500 में लिया। साझेदार का खाता 10,500 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 का। यहाँ देखा जाए तो ये हमारा बेहतर विकल्प बी हो जाएगा। इस बी विकल्प को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समापन की दशा में जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? समापन की दशा में जब कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? वसूली खाता को। संपत्ति लेता है तो किस खाता को डेबिट किया जाता है?
फर्म के समापन कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो साझेदार के पूंजी खाते को जी। तो यहाँ पर हमारा आंसर 29 का जो हो जाएगा वह बी विकल्प हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता। यानी फर्म के समापन में बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाता में। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है 15, 23, 22, 23, 24 में। तो वसूली खाता में, साझेदार पूंजी खाता में, चालू खाता में या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, साझेदार के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है साझेदारों के, तो साझेदार के ऋण खाते हस्तांतरित, साझेदार के ऋण खाते में तो है नहीं। इसका आंसर 31 का हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। लेनदार देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाता में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना का अभाव में ऐसे दायित्वों को, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाता में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों को, लेनदार देय विपत्र भुगतान करना, भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों को भुगतान पुनः हम लोग देखते हैं इसमें जो एक फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर कोई विकल्प है ही नहीं, तो इसमें हम लोग डी विकल्प की तरफ चले जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, 31 का हमारा डी हो जाएगा। लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाता में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना का अभाव में ऐसे दायित्वों का भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा, इनमें से कोई नहीं। आप बी विकल्प की तरफ चले जाएं, इसका आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण भुगतान होगा, चाहे भुगतान करने के लिए कहे या न कहे। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाता क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाता के क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है, क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है साझेदारों को, साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट से इसका साझेदारों को, फर्म को तो साझेदारों को यानी 33 का ए हो जाएगा। संपत्तियों के बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, इसके बाद है एक फर्म साझेदारी फर्म के समापन की दशा में वसूली के लाभ हानि को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में वसूली के लाभ हानि को साझेदारों में विभाजित किया जाता है पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में और समान या प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो लाभ विभाजन अनुपात में। 35 का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष को क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाता में, और निम्न में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है, तो रोकड़ खाता का शेष, लाभ हानि खाता का शेष, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि या संचयों को तो वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है। विकल्प नंबर सी, संपत्तियों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है, संपत्ति को भी और उसके विक्रय को भी हम लोग वसूली खाता में दर्शाते हैं, तो यह हमारा सी विकल्प हो जाएगा। फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाता में डेबिट किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाता में डेबिट किया जाता है, बी विकल्प हो जाएगा। 38 का हमारा बी होगा, साझेदारों के पूंजी खाता में। अगर हम लोग 39 की तरफ देखते हैं तो निम्न में से किसी वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो रोकड़ खाता को, यही हमारा सही आंसर है। संचयों को ये भी हो सकता है, लाभ हानि को, यानी डी विकल्प हो जाएगा। उपरोक्त सभी चारों विकल्प जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में दो ही चीज़ जाते हैं, एक तो हमारा एसेट्स होता है और दूसरा हमारा लायबिलिटी होता है। इस तरह से हम ये याद रख लेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 40 की तरफ। किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व का भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाता है, तो साझेदारों का पूंजी खाता, जो पार्टनर इस दायित्व का भार लेगा उस खाते को क्रेडिट करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला 41 में। 41 को देखते हैं। जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है तो क्रेडिट किया जाने वाला खाता होगा। जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है तो क्रेडिट किया जाने वाला खाता होगा वसूली खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता। तो यहाँ पर
पूंजी खाता हो जाएगा। यहाँ 41 का सी आंसर हो जाएगा, पूंजी खाता। पूंजी खाता दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित न हो किंतु फर्म के समापन के समय चुकाया जाता है कहलाता है। दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित न हो, ऐसा दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित न हो फर्म के समापन के समय चुकाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? अलिखित दायित्व। अलिखित दायित्व 42 का ये सी हो जाएगा। यदि एक साझेदार ने विविध संपत्ति 7,210% कम पर लिया तो इसका पुस्तकीय मूल्य होगा 8,000। कैसे? तो वो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आप 7,200 जो है इसमें क्या करना है, गुने 100 और बट्टे 90 कर देना है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 8 72, तो 800 और उसको 10 से गुना कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा 8,000 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में साझेदारी फर्म का समापन किया जाता है। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में ऐच्छिक साझेदारी की दशा में साझेदारी फर्म का समापन किया जाता है। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में साझेदारी फर्म का समापन किसी भी साझेदार द्वारा अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर। ऐच्छिक साझेदारी में किसी भी साझेदार का आंसर जी सही है। सभी साझेदारों को आपसी समझौते द्वारा, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 44 का ए विकल्प हो जाएगा। ए विकल्प हो जाएगा, किसी भी साझेदार द्वारा अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो आगे, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान, साझेदारों को पूंजी क्रेडिट बाकी भुगतान साझेदारों को किया जाता है। साझेदारों को किया जाता है। रोकड़ीकरण से प्राप्त राशि को सर्वप्रथम भुगतान होगा तो बाहरी लेनदारों को, फर्म के लेनदारों को जो संस्था का लेनदार होगा उसे भुगतान। 46 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आंसर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी साझेदार के व्यक्तिगत संपत्ति का अधिक फर्म के लिए प्रयुक्त हो सकता है। फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व से अधिक, फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व से कम, जब फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व से के बराबर हो या अन्य साझेदारों की इच्छा पर हो। किसी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिक फर्म के लिए प्रयुक्त हो सकता है। किसी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिक फर्म के लिए प्रयुक्त हो सकता है तो वह हमारा आंसर 47 का बी विकल्प हो जाएगा। यानी फर्म की संपत्ति के दायित्व से कम। समापन व्ययों की वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है? समापन व्यय को तो डेबिट पक्ष में। डेबिट पक्ष में 48 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में। 49 का हमारा ए आंसर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15, 16, 19, 20 सब साल पूछा हुआ है। तो विविध लेनदार 8,000, इन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाता में डेबिट होगा। 8,000 का 5% काट लीजिए। 8,000 गुने 5/100। इस हिसाब से इसको अगर हम हटाते हैं तो 400 कम करके यह आप लिख सकते हैं 7,600 अगर आंसर है तो वो हमारा सही आंसर होगा 7,600। 7,600 यानी 50 का बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगर साझेदार का ऋण खाता है तो साझेदार का ऋण खाता व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। साझेदार का ऋण खाता व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। और साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में तीसरे पक्षकार के दायित्वों में शामिल नहीं होता है। संचय, लाभ हानि खाता, साझेदार का ऋण, उपरोक्त सभी। डी विकल्प हो जाएगा। 52 का डी आंसर होगा। कोई भी उसके ऋण में नहीं आता है। समापन पर तीसरे पक्षकार के खाते को हस्तांतरित किया जाता है। समापन पर तीसरे पक्षकार के खाते को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, साझेदार के पूंजी खाता के डेबिट पक्ष में, साझेदार के पूंजी खाता के क्रेडिट पक्ष में। 53 का ए हो जाएगा। वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, वसूली खाता के डेबिट पक्ष में। अब हमारा आंसर होगा 54। फर्म के समापन पर दायित्व का भुगतान साझेदार द्वारा किया जाता है तो इसका लेखा किया जाएगा। फर्म के समापन पर दायित्व का भुगतान किया जाता है। फर्म के समापन पर दायित्व का भुगतान किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी 54 का जो हो जाएगा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अगर साझेदार करता है टू पार्टनर्स कैपिटल, बी विकल्प में चले जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्टनर करेगा तो पार्टनर का नाम, कैश या बैंक से होगा तो उसका नाम। अगर हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं तो फर्म के समापन पर एक साझेदार के निजी ऋण का भुगतान किया जाएगा। समापन पर निजी ऋण का भुगतान किया जाएगा तो किस में? साझेदार के निजी संपत्ति में से, फर्म के लाभ में से, ए बी दोनों में से। तो यहाँ पर हम लोग अगर आंसर देखें तो निजी है तो निजी में से होगा, 55 का ए आंसर होगा। विविध लेनदार 9000, 5% छूट पर तो 9000 का 5% काट लीजिए। तो 9000 का अगर 5% काटते हैं तो गुने 5 और बट्टे 100, तो 9 को 5 से गुना कर दीजिए तो 45, यानी 450 कम कर दीजिए। तो 9000 में अगर 450 कम करते हैं तो 8550 हमारा आंसर होगा। 8550 हमारा आंसर होगा। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाएगा। समापन पर वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता, साझेदार के ऋण खाता या इनमें से कोई नहीं। तो फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाए। साझेदार के ऋण खाते में वहाँ पर साझेदार के ऋण खाते को ऋण, तो सी में 57 का सी हो जाएगा। अगला है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही? वसूली लाभ हानि या संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त 40, पुस्तकीय मूल्य 50, लेनदार 15, वसूली खर्च 2। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो अगर बिक्री 40 है तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक। पुस्तकीय मूल्य 50 है तो डेबिट में जाएगा, ठीक। और लेनदार 15 है तो पहले 15 को क्रेडिट में लिख दीजिए और उसका भुगतान कर दीजिए। ये भी हो गया। वसूली खर्च 2000 हो गया। इस हिसाब से अगर हम ऐड करते हैं तो 50 और 15 हो गया 55, 65 2 67, 67 में से 55 घटा दीजिए। 12000 का आपको लॉस अगर दिखाई देता है तो आप अपना आंसर सही मानिए। 58 का डी विकल्प हो जाएगा। वसूली खाता की प्रकृति है नाम मात्र खाते की, नाम मात्र खाते की प्रकृति है। वसूली व्यय 7000 साझेदार द्वारा चुकाया जाना था। समापन कार्य हेतु उसे फर्म को 7500 कमीशन देना था। साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो 7000 चुकाना है वसूली खर्च। समापन कार्य हेतु फर्म को कितना कमीशन देना था? 7500। तो साझेदार की पूंजी खाता को क्रेडिट किया जाएगा। तो जितना देना था उससे क्रेडिट होगा। तो देना था आपको 7500, तो आंसर हो जाएगा 7500। अगर हम लोग बढ़ते हैं 61 की तरफ तो देखते हैं यहाँ पर फर्म के फर्नीचर के 50% का मूल्यांकन 20000 किया गया। एक साझेदार ने उसे 18000 में ले लिया। शेष 50% को 20% कम पर ले लिया तो रोकड़ खाता को डेबिट किया जाएगा। तो पहले 20 का 50 कर दीजिए तो वो 10000 हो गया। और 10000 को 20% यानी 2000 कम करके लिया गया तो 8000 हो गया। तो 8000 तो रोकड़ खाता को डेबिट किया जाएगा। दिया गया 50% फर्नीचर को 20000 में, किंतु एक साझेदार उसको 18 में ले लिया। शेष 50% को पुस्तकीय मूल्य से कम 20% कम पर बेच दिया गया। तो 20 फर्नीचर के 20% का पुस्तकीय मूल्य 50% का मूल्यांकन 20000 पर किया गया। तो इसका मतलब 40 का होगा। तो 40 का आपका 20% 8000, तो उसका 32000 हो जाएगा। वैसे देखते हैं तो अगर नहीं 20 का 40 20% 4000 तो 16000। आंसर देखिए 16000 हो जाएगा। आंसर हमारा 16000 हो जाएगा। 61 का सी। थोड़ा ध्यान से देखें। 50% 20000 है ना, और फिर 50% 20000 है, ठीक। तो ये ले लिया साझेदार। ये कौन ले लिया? साझेदार। और ये बिका नगद, और ये बिका नगद, और नगद को 20% कम करना है। तो हम बताए हैं ये जो 20000 को अगर 20% कम कीजिएगा तो यानी 4000 कम कीजिएगा। तो 4000 अगर आप कम कर देते हैं तो वो 16000 के बराबर हो जाता है। 20 में से 4 घटा दीजिए, इसलिए हमने आंसर में 16 में टिक लगाया। और फर्म के विघटन पर किसी साझेदार के द्वारा वसूली खर्च चुकाए जाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? किसी फर्म के विघटन पर किसी साझेदार द्वारा वसूली खर्च चुकाए जाने पर कौन सा? तो वसूली खर्च। फर्म के विघटन पर साझेदार द्वारा वसूली खर्च होगा कौन सा? तो वसूली खाता डेबिट होगा। तो 62 का आंसर सी हो जाएगा, वसूली खाता। लेनदार 10000 5% छूट, क्लियर है। 10000 का 5% काट लीजिए।
10,000 का अगर 5% 500 तो 9,500 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 63 का जो आंसर होगा वह बी विकल्प हो जाएगा। 63 का कितना होगा? बी विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 9,500 आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसी वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अगर 64 क्वेश्चन जाते हैं तो कौन सा? तो हमको लगता है ये हो जाएगा इसका आंसर। नगद शेष को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, विकल्प डी में चले जाएं और सब उसमें जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म साझेदार फर्म के पवन को फर्म के विघटन की प्रक्रिया को ध्यान में रखने के लिए नियुक्त किया गया। इसके लिए उसे 75,000 की पारिश्रमिक नियुक्ति की गई और जबकि उसका वहन हुआ 60,000। तो आप कितना से लेखा कीजिएगा? तो 75,000 से लेखा करेंगे। सिंपल सा है, ए विकल्प में आप चले जाएं। ए विकल्प इसका आंसर ए हो जाएगा। 75,000 इसका आंसर हो जाएगा। जितना में बात हुआ उतना हमारा आंसर होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर एक कमेंट दीजिए। कमेंट देने से हमें लगता है जो बच्चे जो पढ़ें तो उनको अच्छा लगा होगा। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें। और सारे बच्चों से अगर कोई आपके मित्र कहीं दूसरे जगह भी पढ़ते हैं तो आप उन्हें यह वीडियो ज़रूर भेज दीजिए और एक बार ज़रूर यह बोल दीजिए जो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।